हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों। विषय विज्ञान में हम अभी अध्याय 7 मौसम और तथा जलवायु और जलवायु के अनुरूप प्राणियों का अनुकूलन पाठ पढ़ रहे हैं। हमने अगले वीडियो में पोलर बेर के बारे में पढ़ा कि कैसे वह इतने ठंडे ध्रुवीय प्रदेश में जिंदा रह सकता है और कैसे अपना अनुकूलन बनाए रखे हैं। अब एक ऐसा ही प्राणी जो ध्रुवीय क्षेत्र में देखने को मिलता है उसका नाम है पेंगुइन। उसके बारे में हम इस अध्याय में अभी इस भाग में पढ़ेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। आपने देखा ही होगा पेंगुइन, तो है ना, हम टीवी पर अक्सर देखते रहते हैं। ये भी सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। मतलब ये भी अपने शिकारी से छुपे रह सकते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। वसा माने चर्बी, है ना। सर्दी से बचाने के लिए क्या होती है? मोटी त्वचा होती है और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के वे क्या ऐसा करते हैं? क्या करते हैं? वो पास पास खड़े रहते हैं, मतलब झुंड में रहते हैं। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? झुंड में खड़े रहते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं, है ना। सर्दी में हमें अच्छा लगता है सबके साथ बैठना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। जब अकेले अकेले बैठते हैं तो ठंड ज़्यादा लगती है, और गर्मी में क्या होता है? गर्मी गर्मी हो जाती है सब साथ में बैठते हैं तो मतलब साथ में रहने से गर्मी बढ़ती है, लगती है। ध्रुवीय भालू की तरह भी पेंगुइन भी अच्छे तैराक भी होते हैं। हमने देखा है कि वो कैसे तैरने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए जाते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है, मतलब मछली की तरह धारा रेखित होता है, जिससे वो आसानी से तैर पाते हैं। धारा रेखित मानी कौन सा? तो आगे से संकरा और पीछे से भी संकरा और बीच में मोटा, तो उसको धारा रेखीय कहते हैं। और इनके पैरों में जाल जैसे बने होते हैं जिससे वो अच्छे तैराक होते हैं। देखा आपने, उनके पैर बीच में से पकड़े हुए होते हैं, तो वो उससे वो उनको तैरने में मदद मिलती है। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मुर्ग, रैंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित है। नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वही पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। अगर मछली की बात करें तो मछली लंबे वक्त तक, मतलब वो तो ठंडे जल में ही रहती है। लेकिन पक्षियों की बात करें तो उन्हें अपना शरीर को क्या करना पड़ता है? गर्म रखना पड़ता है। यहाँ पर कौन कौन से पक्षी हैं आपने देखा? यहाँ पर कौन कौन से ध्रुवीय प्रदेश में रह सकते हैं वैसे तो प्राणी हैं, जंतु है? तो एक है मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर जो होता है, लोमड़ी, सीलफिश, व्हेल और अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में क्या करते हैं? हमारे देश में चले आते हैं, है ना। अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं नल सरोवर के पास। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर लौट जाते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रैनों के बारे में सुना होगा। साइबेरियाई क्रैन जो होते हैं, सारस जिसको बोलते हैं, वो सर्दी में बाहर से हमारे देश में प्रवास करके आ जाते हैं और यहाँ पर रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। हमारे जो सर्दी का मौसम होता है उसमें ज़्यादातर उधर बाहर के देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं, और जहाँ पर भी पानी भरा होता है वहाँ पर वो लोग ठहरते हैं। ये देखें, ये क्रैन है। ये सारे हमारे देश में आने वाले प्रवासी पक्षी हैं। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात करते हैं। तो उष्णकटिबंध माने वहाँ गर्मी भी होती है और बारिश भी पूरे साल होती रहती है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है। भूमध्य रेखा माने कौन सी? पहले हम प्रवासी पक्षियों के बारे में जान लेते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायवी परिस्थितियों से बचने के लिए 1500 किलोमीटर तक 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान से सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते हैं। उनको रास्ता कैसे पता चल जाता है पता है? वो हर साल एक ही रास्ते से हमारे देश में आते हैं। यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों का दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। तारों और सूर्य को देखकर वो एक दिशा में चले आते हैं। उनके पास तो नक्शा भी नहीं होता, फिर भी वो सालों से हमारे देश में आते हैं, बाहर से, कितने दूर से, 15,000 किलोमीटर से दूर से। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूलन जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पक्षी ही करते हैं, प्राणियां भी और जंतु भी करते हैं। अब हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की बात करें, वनों की, तो वो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित हैं। मतलब जो विषुववृत्तीय प्रदेश है ना, जो हमारे पृथ्वी के बीच में से गया हुआ है, उसकी बात हो रही है। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 अंश सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 अंश सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उसकी एक विशेषता क्या है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन उनकी विशेषता है। यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है, कभी भी 15 अंश सेल्सियस से नीचे उसका ताप नहीं जाता, गर्मी नहीं जाती। और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बारिश भी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में कहाँ पर है? पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के, हम कभी देखें डिस्कवरी पर तो हमें भी आश्चर्य होगा कि कितने सारे जंतु पाए जाते हैं। अलग अलग पादप भी पाए जाते हैं जिनमें मांसाहारी पादपों का भी समावेश होता है। बहुत सारे मेंढक भी कई तरह के होते हैं, मकड़ी भी कई तरह की होती है, कई तरफ के सांप होते हैं, बंदर भी कई तरफ के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपीएप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट है। कीट भी तरह तरह के, छिपकली भी तरह तरह की, रंग बेरंगी छिपकली हमने कभी देखी भी नहीं होगी ऐसे। सर्प भी ऐसे रंग बेरंगी, बड़े, वो बोलते हैं ना उसको एनाकोंडा जितने बड़े सांप। तेंदुआ भी अलग अलग प्रकार के, हाथी भी बड़े बड़े, हमारे भारत के हाथी से बड़े। चीता भी होते हैं, गुरिल्ला मतलब अफ्रीका की बात हो रही है। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्षावनों में जलवायवी परिस्थितियां अनेक किस्मों की जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यहाँ पर देखिए मेंढक कितना है, कैसा दिख रहा है। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। ज़्यादा जनसंख्या तो ज़्यादा संघर्ष, क्योंकि भोजन और आश्रय के लिए हमेशा उन लोगों के बीच क्या होती रहती है? प्रतिस्पर्धा होती रहती है।
अनेक जंतु वृक्ष पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, इसके तलवे तो ऐसे चिपचिपे होने से क्या होता है, वो कूदने ऊंचे वृक्ष पर भी कूद कर चढ़ जाते हैं, जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। मेंढक को पेड़ पर रहते हुए देखा है कभी? वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इस तरह से लंबी। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिसे आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। उनके हाथ कैसे होते हैं? आसानी से वो शाखाओं को थामे रहते हैं। वो ज़मीन पर शायद ही आते हैं, ऊपर ही कूदते रहते हैं। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है, कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंचते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी जो है, उसकी लंबी बड़ी चोंच होती है, देखो यहाँ पर चित्र में दी गई है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। ठीक है, वो आसानी से बड़ी लंबी चोंच से पकड़ लेता है फलों को। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य आगे देखिए। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है। मतलब क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वनों में एक तो स्पर्धा होती है, क्योंकि प्राणी ज़्यादा होते हैं तो एक दूसरे को मार भी सकते हैं, मार देते हैं भोजन के लिए, उनके रहने के लिए। तो यहाँ पर उनसे छुपने के लिए उन्हें क्या दी जाती है, भगवान ने क्या दिया है, कुदरत ने अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, मतलब वो दूर से सुन पाते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं। तीव्र दृष्टि, मतलब वो देख भी सकते हैं छोटी से छोटी चीज़ें। मोटी त्वचा, मतलब उनकी त्वचा भारी होती है, क्योंकि मच्छर भी ज़्यादा होते होंगे, वर्षावन होते तो उनसे बचने के लिए। और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र में साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है, मतलब छुप जाने में। छद्मावरण का क्या मतलब होता है? छुपने में सहायक होती है। जैसे कि शेर जो है वो पीला होता है तो पत्तियों में आसानी से छुप सकता है ना, इसी तरह से। और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार मतलब बिल्ली परिवार, ठीक है, जिसमें शेर होता है, बाघ होता है, चीता होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, वही बिल्ली होती है। बिलाव परिवार के जंतुओं में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है, आप दूर से भी सुन सकते हैं। लॉयल टेल लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, ये रहा, पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता उसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल है, श्वेत खाल जो होती है ना उसकी, वो है, जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय, मतलब अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय वह वृक्षों पर ही व्यतीत करता है, वो कम से कम नीचे आता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियाँ, तने, पुष्प और कलियाँ भी खाता है। ठीक है। लॉयल टेल्ड लंगूर वृक्ष की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है, मतलब वो मांसाहारी भी है। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आते। अगर हम बात करें भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की, हमारे देश की, तो एक अन्य परिचित जंतु है हाथी, जो वर्षावनों में रहते हैं। हाथी अनेक प्रकार के वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उसकी सूंड जो होती है, सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि उसके बाह्य दंत, जिन्हें रद कहते हैं, मतलब वो काम में नहीं आते, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद की वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। ये जो बड़े बड़े दांत हैं ना, उसे क्या करता है, वो
उसकी पसंदीदा जो वृक्षों की छाल होती है ना, उसको निकाल लेता है। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होती है। हाँ, कान हिलाता रहता है, पता है आपको? हाथी हमेशा क्यों? तो उसको ठंडक मिलती है, अपने पास ही पंखा रखता है। तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। यहाँ उष्ण जल, यहाँ पर आपको ये लंगूर के बारे में, हाथी के बारे में, और ये जो पक्षी है उसके बारे में, टकुन है उसका नाम, ठीक है, और ये मेंढक के बारे में याद रखना है। यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म होता है। ये जो प्रमुख शब्द है वो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, और ये स्वाध्याय है जो हम बाद में करते हैं। जय हिंद।